हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो आज की क्लास में हम बच्चों बात करेंगे क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। और साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात की थी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ रहा है तो आप और भी क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वांटम नंबर से। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डिटरमाइन ऑल सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको डिटरमाइन करना है सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर अगर कहीं भी लिखा है तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि एन, एल, एम और एस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर का जो सेट्स होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों सेट को क्या कहा जाता है? सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, इन चारों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट बताना है। जैसा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट पूछा जाए, क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ पूछी जाए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, सिलिकॉन का अगर हमें निकालना है तो सिलिकॉन का हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 हो गया। कितना हो गया? 2 + 2 + 6 10 हो गया। उसके बाद 2p के बाद क्या आता है? 3s2 हो जाएगा। 3s के बाद क्या आता है आपका? 3p आता है, 3p2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 2, 2 + 2 + 6 10 हो गया, +2 12 +2 आपका कितना हो गया? 14। अब देखो, ये सिलिकॉन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो बच्चों, ये कहाँ पे जा रहा है? 2p2 ऑर्बिटल में। ठीक है, किस में जा, सॉरी, 3p2 ऑर्बिटल में। तो 3p2 ऑर्बिटल्स को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है? 3p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। तो इसी 3p ऑर्बिटल्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे? क्वांटम नंबर्स का सेट निकालेंगे। ठीक है, क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो देखो, 3p2 था, क्या था? 3p2। अब ध्यान से देखो, 3p2 में ये जो n की वैल्यू होगी ये तो हमें पता चल जाएगी। यहाँ पे जो 3 होता है, दिस इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू 3 लिखेंगे आप। और l की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। s, p, d, f के बेसिस पे हमने l की वैल्यू आपको बताया था कि s के लिए 0 होता है और p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पर देखो, कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है, तो p के लिए क्या होगा? l की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू और l की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं m की वैल्यू और s की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, 3p2 में p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। p ऑर्बिटल आप अच्छी तरह से जानते हो, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब जरा देखो, l कितना आया था? वैल्यू 1 आया था। तो l 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी आपकी? +1 होगी, 0 होगी और -1 होगी। ठीक है, क्योंकि l 1 के लिए m की वैल्यू क्या होती है? +l से लेकर -l तक होता है विथ 0। तो यहाँ पे l 1 है, तो m की वैल्यू +1, 0 और -1 होगा। तो यहाँ पे मान लो आपने एक ऑर्बिटल बना लिया। मान लो ये आपका जो ऑर्बिटल बनाया है, ये ऊपर वाला जो फर्स्ट ऑर्बिटल है +1 की वैल्यू को डिनोट कर रहा है और ये बीच वाला 0 की वैल्यू को डिनोट कर रहा है और ये लास्ट वाला ऑर्बिटल -1 को डिनोट कर रहा है। जैसे कि आपने को मैंने बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल्स हैं? px, py एंड pz, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तीनों ऑर्बिटल्स के लिए हमने m की वैल्यू यहाँ लिख दी, +1, 0 एंड -1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे m की वैल्यू 3 है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर क्वांटम नंबर पूछ रहा है, तो जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही केवल एक ही वैल्यू होगी m की। अब सवाल ये है कि m की कौन सी वैल्यू होगी। तो आप देखो, m की वैल्यू, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका, ये सेकेंड ऑर्बिटल में जो है, दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका 13th इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 13th और ये 14th इलेक्ट्रॉन होगा।
14 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल m की वैल्यू यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है +1 0 -1, तो ये किस में आ रहा है, जीरो वाले में आ रहा है, तो इसलिए m की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब देखो s की वैल्यू अब इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने क्या बताया था, इसकी वैल्यू +½ होती है। क्या होती है, +½ तो आपने क्या देखा, n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, 3p2 था, और l की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू आपका +½ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, सिलिकॉन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n क्या होगा, n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू 0 होगी और s की वैल्यू +½ होगी। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से क्लोरीन और आयरन का भी करेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन का आप कर लीजिएगा, ठीक है, आयरन का मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो आयरन Fe का हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का अगर निकालना है क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करोगे तो क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, फिर 2p6 होगा, फिर 3s2 होगा, 3p6 होगा, फिर 4s2 होगा, उसके बाद 3d6 होगा। ठीक है, टोटल 26 हो गया। ठीक है, तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आयरन के लिए बच्चों, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, 3d ऑर्बिटल में। ठीक है, मतलब 3d6। अब 3d6 के बेसिस पे हम क्या करेंगे, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या था, 3d6 था। ठीक, 3d6 के लिए n की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखो l की वैल्यू d के लिए क्या होगा, 2 होगा। आपको मैंने बताया है कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और आपका d के लिए वैल्यू क्या होगी, l के लिए 2 होगी। ये s p d f, l की वैल्यू बताया हूँ 0 1 2 3 होता है। तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे l की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 पता चल गया हमें। अब हम बात करते हैं m और s की वैल्यू। ठीक है, तो देखो m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें d ऑर्बिटल बनाना होगा, 3d d ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो अब 3d6 था, 6 इलेक्ट्रॉन था, d में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे। 3d6 का केस था, तो d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। सबसे पहले आगे अभी आप पढ़ोगे हुड्स रूल, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में फिल होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया पांचों ऑर्बिटल में। अब जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो ये फर्स्ट वाले ऑर्बिटल से क्या करेगा, पेयरिंग स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो ऑर्बिटल है, इसमें ये जो लास्ट नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। 3d ऑर्बिटल का जो 6th इलेक्ट्रॉन है, 3d ऑर्बिटल का जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आपने क्या देखा कि इसके लिए n की वैल्यू 3 थी और l की वैल्यू 2 थी, तो l = 2 के लिए वैल्यू क्या होगी, +2 होगी। ठीक है, और +1 होगी, 0 होगी, -1 होगी और -2 होगी। आप चाहो तो यहाँ -2 -1 0 +1 +2 भी लिख सकते हो, वो भी सही है। अगर आप वैसे लिखोगे तब वहाँ पे वैल्यू आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे ही m की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ पे देखो अब m की वैल्यू क्या होगी, ये जो 6th इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है देखो, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये किस ऑर्बिटल में है, +2 ऑर्बिटल में, इसलिए m की वैल्यू आप +2 लिखोगे। और अगर m की वैल्यू आप -2 से स्टार्ट करोगे तब वहाँ पे m की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे s के लिए क्या होगा वैल्यू, अब देखो ये 6th इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए वैल्यू क्या होती है, s की -½ होती है। ठीक है, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 होगी, m की वैल्यू +2 होगी और s की वैल्यू -½ होगी। तो m की वैल्यू और s की वैल्यू किसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं, इस ऑर्बिटल पिक्चर के बेसिस पे करते हैं कि हमने कैसे वैल्यू लिया है m का, प्लस से स्टार्ट किया है कि माइनस से स्टार्ट किया है। आप दोनों से स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसे स्टार्ट करोगे, डायग्राम ये बनाना जरूरी है। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसको आप बनाएंगे तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने m की वैल्यू किसके बेसिस पे रखा है। ठीक है, प्लस से स्टार्ट किया है आपने या माइनस से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप दोनों से कर सकते हो, जिससे स्टार्ट करेंगे, जिससे आप डायग्राम बनाएंगे, उसी के बेसिस पे आप वैल्यू लिखेंगे m की। ठीक है,
अब देखो बात करते हैं आयंस की, जैसे कोबाल्ट आयन और जिंक आयन, क्रोमियम आयन है, ठीक है। तो कोबाल्ट +2 आयन और Zn+2 आयन आप कर लेंगे, ठीक है। क्रोमियम +3 आयन का हम बताते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम +3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप क्रोमियम का करेंगे। क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। 3s2 के बाद 3p6, फिर 4s2 3d4 नहीं होता है, ये गलत है। सही क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, मैंने बताया था। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है, ठीक है। 4s1 3d5 होता है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s1 3d5, ठीक है। अब जरा देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, 3d5 में, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3d ऑर्बिटल में अगर जा रहा है, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अब 3d5, अब इसके लिए अगर हम n की वैल्यू देखें तो 3 होगा, क्योंकि यहाँ 3 है। l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ऑर्बिटल पिक्चर बनाना होगा। d ऑर्बिटल 5 होते हैं, जिसमें पहला वैल्यू हमने +2 ले लिया, दूसरा +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। अब देखो d5, d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा है और पांचवा, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। अब जरा देखो m की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे है, ठीक है। ये इसके लिए वैल्यू क्या है यहाँ पे m की, देखो ऊपर -2 लिखा है, तो यहाँ पे m की वैल्यू -2 लिखेंगे। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए +½ हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होगी, n= आप 3 लिखोगे, l=2 लिखोगे, m=-2 और s=+½ लिखोगे, ठीक है। अब देखो एक एनायंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एनायंस का भी हम कैसे करेंगे, जैसे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है, सल्फाइड आयन, S∆- आयन। तो S∆- का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2- है। 1 मिनट बच्चों, क्रोमियम +3 का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्रोमियम +3 में आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो लास्ट में क्या आया था, क्रोमियम का आपने किया तो क्या आया, 4s1 और 3d5 आया था। अब लेकिन ये क्या है, क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का पूछेगा अगर, तब उसको आप करेक्ट कर लो कि अगर क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पूछेगा, तो आप प्रीवियस हमने जो अभी बताया उसको आप लिखेंगे। लेकिन अगर क्रोमियम +3 का पूछेगा, तब हम क्या करेंगे, +3 का मतलब क्या होता है कि आउटर सेल से क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना होगा। तो 4s पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, लास्ट के 2 सबसेल्स में हम देखते हैं कि जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है, n की वैल्यू ज़्यादा होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। तो 4s और 3d में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 4s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बचा 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, +3 है, तो एक यहाँ से निकल गया और 3d से 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 3d3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया 4s से, और 3d से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ठीक है। पहले 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये खत्म हो गया, उसके बाद 3d से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 3d5 से ये 3d3 हो जाएगा। अब हम 3d3 के बेसिस पे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखेंगे। अब देखो क्रोमियम +3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्रोमियम +3। अब इसके लिए n की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, l की वैल्यू आपका 2 होगा। m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, d ऑर्बिटल्स के बेसिस पे इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, पहला l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू एक +2 होगा, ये +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। अब d में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए देखो m की वैल्यू ऊपर क्या दिया है, 0 है, तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, और s की वैल्यू ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमियम +3 के लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या होगा, n=3, l=2 और m=0 और s=+½ इससे पहले जो हमने बताया था वो क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं एनायंस की। तो सल्फाइड आयन, देखो सल्फाइड आयन S∆- का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, तो सबसे पहले हम सल्फर का करेंगे। एटॉमिक नंबर 16 होता है, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 होगा,
2s2 होगा, ठीक है, 2p6 होगा, फिर 3s2 होगा, 3p4 होगा, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, यहाँ पे 3s2 2 12 हो गया और 4 16 हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखो 3p4 है, अब इसमें s डबल माइनस है, s डबल माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये एंटर करेगा आउटर सेल में, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो 3s में ऑलरेडी s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इस ऑर्बिटल में s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 होना चाहिए, लेकिन कितना है 4 है। तो इसी वाले में क्या होगा, 3p वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, सल्फाइड आयन का s डबल माइनस आयन का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में हो जाएगा आपका, ये सब कुछ सेम होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट में 3p4 की जगह क्या हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम 3p6 को लेकर इसी की बेसिस पे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जरा देखो 3p6 था, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और l की वैल्यू p के लिए 1 हो जाएगी। अब m की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो m=1 के लिए वैल्यू क्या होगी m की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, 0 होगी और -1 होगी। अब जरा देखो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये अब पेयरिंग होगी, नीचे की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये चौथा हो गया, ये पाँचवा और ये छठा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब ये छठा इलेक्ट्रॉन ये किस में आ रहा है आपका, m=-1 की केस में आ रहा है, तो m की वैल्यू -1 लिखेंगे, और s की वैल्यू नीचे की तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए -½ होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, s की वैल्यू -½ ठीक है। ये 3p6 के लिए होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बाकी के क्वेश्चंस आप अपने से कर लेंगे, जैसे CO+2 का, Zn+2 का, क्लोरीन का, ठीक है, ये सब अपने से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n=3, l=3 एंड n=2, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो m की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी ये पूछा जा रहा है, ये कई बार बताया हूँ, पिछले क्लास में बताया था। n=2 अगर 3 है तो हमें m की वैल्यू निकालने के लिए पहले l की वैल्यू निकालनी होगी। l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1, तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2, n-1 मतलब 3-1, 2 कहाँ से, 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन, 0 से 2 तक वैल्यूज होगी। तो n=3 के लिए l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। अब देखो m की वैल्यू क्या क्या होगी, इस 0 के लिए 0 होगी, लेकिन 1 के लिए क्या होगा, +1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। अब ये 2 के लिए क्या होगा, +2 होगा, ठीक है, +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा और उसके बाद -2 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज होगी m की। इसी तरीके से आप l=3 के लिए भी निकाल सकते हो। l=3 के लिए क्या होगा, m की वैल्यू +3 होगा, +2 होगा, +1 होगा, 0 होगा, -1, -2 और -3, ठीक है। l=3 के लिए, l की वैल्यूज़ के लिए m की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, +l से लेकर -l तक विथ 0, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे n का किया है n=3 के लिए, वैसे n=2 के लिए भी आप m की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। n=2 के लिए l की वैल्यू पहले निकालोगे 0 1 और उसके बाद m की वैल्यू आप निकाल लोगे, 0 के लिए 0 और 1 के लिए +1 0 -1, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डेजिग्नेट द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। आपको डेजिग्नेट करना है, ठीक है, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर से आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में प्रेजेंट होगा, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में होगा। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अगर ऑर्बिटल में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्लॉकवाइज कहा जाता है, और नीचे की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ज़रा देखो जो पहला सेट है यहाँ पे n=2 है, n=0 है, l=0 होते हैं, n=2 हमने लिख लिया। अब l=0 के लिए वैल्यू क्या होती है, किस सब सेल के लिए होती है, S, P, D, F, ये बताया हूँ। इसके लिए क्या होता है, L की वैल्यू S के लिए 0 और P के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। अब S=2 मतलब L की वैल्यू अगर 0 है तो एक किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, S को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n=2 और l=0 के लिए वैल्यू क्या बनेगी, और ऑर्बिटल क्या बनेगा, 2s बनेगा। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन किस में डेजिग्नेट होगा, 2s ऑर्बिटल में होगा। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल।
अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो एस की वैल्यू प्लस हाफ दिया है, तो प्लस हाफ दिया है तो हम क्या बताएंगे, अगर प्लस हाफ वैल्यू हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज स्पिन होगी इसकी। दूसरा देखो, अब दूसरे सेट में देखो n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 3 हमने लिख दिया, l इक्वल टू अगर 1 है तो वो किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, p को, तो बनेगा क्या 3p। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3p में जा रहा है, और s की वैल्यू प्लस हाफ है, इसलिए यहाँ पे स्पिन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज स्पिन होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू, ठीक है, n इक्वल टू देखो, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 है और l इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू अगर 0 हो तो किस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, s को, तो क्या बनेगा 1s। ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा, 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे देखो s की वैल्यू माइनस हाफ है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट विच आर पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई द अदर्स आर नॉट पॉसिबल। देखो ये कुछ क्वांटम नंबर्स के सेट दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर्स का सेट सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो ज़रा देखो स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिया है n इक्वल टू 1, ठीक है, l इक्वल टू 0 और m इक्वल टू माइनस हाफ दिया है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, ध्यान से समझना, n की वैल्यू अगर 1 है और l की वैल्यू अगर 0 है, तो क्या आप समझ सकते हो, अगर l की वैल्यू 0 हो गई तो m की वैल्यू भी हमेशा 0 ही होगी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ m इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l। तो यहाँ पे l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, लेकिन दिया कितना है यहाँ पे, m की वैल्यू -1 दिया है, इसका मतलब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या है आपका, गलत है। क्यों गलत है, मतलब दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू इज l इक्वल टू 0। ठीक है, तो m कैन नॉट हैव द वैल्यू ऑफ -1। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे -1 नहीं हो सकती है। ठीक है, l इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, m की वैल्यू -1 कभी भी नहीं हो सकती है। अगर l की वैल्यू 1 होती तब जाके होता, लेकिन l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि m की वैल्यू l की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो क्या है, गलत है आपका। दूसरा देखो वैल्यू बच्चों, ठीक है, अब n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1 दिया है, l इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 तो हो ही सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है, बट नेवर भी 0, n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0, l की वैल्यू अगर 0 है तो जाहिर सी बात है m की वैल्यू भी 0 होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर है तो जाहिर सी बात हो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब जो सेकेंड सेट है ये पॉसिबल है। अब जरा देखो थर्ड, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, l की वैल्यू 3 है। अब जरा देखो बच्चों, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर -1, 0 से लेकर n-1 तक, तो n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और 1 होगी, मतलब l की वैल्यू केवल और केवल 0, 1 ही पॉसिबल है। लेकिन यहाँ देखो, देख रहे हो क्या दिया है, l की वैल्यू 3 दे दिया है, जो कि l की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, मतलब फॉर द n इक्वल टू 2, फॉर द n इक्वल टू 2 इट इज़ ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, दैट इज 0 एंड 1। ठीक है, l इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब जो थर्ड सेट है c वाला, ये भी क्या है, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो डी में अगर देखो तो n इक्वल टू 3 दिया है, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1 दिया है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, डी की वैल्यू में, डी में अगर देखा जाए तो n की वैल्यू अगर 3 है तो जाहिर सी बात है l की वैल्यू 0, 1, 2 होगा, और l की वैल्यू 1 हो भी सकती है। ठीक है, m की वैल्यू क्या दिया है, 1, मतलब m की वैल्यू +1 मान लो, तो l इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू तो आपका +1, 0 और -1 हो ही सकता है, तो m की वैल्यू +1 दिया, इसका मतलब सही है, s इक्वल टू -1/2 ये भी सही है, मतलब d जो सेट है वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब जरा देखो ई, अब ई में देखो वैल्यू बच्चों, ठीक है, n की वैल्यू क्या है आपका, 0 है,
ठीक है। एल की वैल्यू क्या है, 0 है, एम की वैल्यू 0 है। आपको अभी हमने क्या बताया, एन की वैल्यू नेवर भी 0, एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने आपको बताया था कि एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। एन की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है, बट नेवर भी 0, ठीक है। इसका मतलब ई क्या है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एन कैन नेवर हैव द वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब लास्ट देखो एफ, तो एफ में देखो एन की वैल्यू 2 है, तो जाहिर सी बात है एल की वैल्यू 0 1 होगी, और जब एल की वैल्यू 0 हो तो एम की वैल्यू भी 0 होगी, और एस की वैल्यू -12 है। तो इसका मतलब ये सेट क्या है, ये क्वांटम नंबर का जो सेट है ये क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लो अगर दे दिया आपका 3D, ठीक है, अब पूछ दिया कि इसके लिए एन और एल की वैल्यू बताइए, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी और एल की वैल्यू डी के लिए क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। मान लो अगर 4F के लिए पूछ दिया एन और एल की वैल्यू, तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे 4 है, और एल की वैल्यू एफ के लिए क्या होगा, एफ ऑर्बिटल के लिए 3 होगा, 0 1 2 3, ठीक है। तो एल की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछ दिया 2P के लिए, ठीक है, 2P के लिए एन और एल की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, और P के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कभी कभी ऐसे दे देता है, मान लो दे दिया n=3 और l=0, अब पूछ दिया कि इसका कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, तो n=3 लिख लो, ठीक है। l=0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s सबसेल को, तो 3s ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। मान लो दे दिया n की वैल्यू आपका 4 दे दिया और l की वैल्यू 3 दे दिया, अब इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, n=4 है तो 4 लिखेंगे, l=3 किसको रिप्रेजेंट करता है, s p d f, ये बताया हूँ। l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो l की वैल्यू 3 अगर है, l की वैल्यू 3 है तो किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, f को, तो क्या बनेगा 4f ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, इनसे रिलेटेड क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं, इससे और बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स नया बताऊंगा, उसके बाद और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों। ओके बच्चों, ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।